नमस्कार, सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य आर्य और मैंने जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस क्लियर किया हुआ है। आप भी क्लियर कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की। अगर आपने चैप्टर कभी नहीं पढ़ा है या पर आपने बहुत सारे रिसोर्सेज से पढ़ लिया है और अभी तक समझ में नहीं आया है, तो वीडियो आपके लिए। आप ग्रेड 10th में हो, चाहे आप ग्रेड 12th में हो, चाहे ग्रेड 11th में हो, ये चैप्टर मेंस और एडवांस के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो वीडियो के एंड में अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। एक और बात, आगे बढ़ने से पहले, किसी भी चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कॉन्सेप्ट का समझना काफी नहीं है। यानी कि इस इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्वाड्रेटिक के कम से कम 100-200 सवाल जरूर लगाने चाहिए, जरूर लगाने चाहिए। और ये सवाल आप कहां से लगा सकते हो? बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। वेले पब्लिकेशन है, ओरियन पब्लिकेशन है, दिशा पब्लिकेशन है। आई एम नॉट प्रपोर्टिंग एनीथिंग। ये जो नाम की जो प्रमोशन जो पब्लिकेशन है, मैं उनके नाम ले रहा हूं। अगर आपके पास कोई अच्छी बुक रेफरेंस के, तो आप भी अपना शेयर कर सकते हो। इसके अलावा या डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने अपना ग्रेड 10th और ग्रेड 11th के 2 बैचेस लॉन्च किए हैं। एक बैच का मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा 5 लोग। अब आपकी चॉइस है, मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट में चला जाऊं जहां पर 100-200 बच्चों की स्ट्रेंथ है, या फिर एक ऐसे बैच में जाना चाहते हो जहां पर केवल 5 बच्चों का लिमिट लगा के रखा हुआ है। मैंने केवल 5 बच्चे एनरोल कर सकते हैं एक बैच के अंदर। इस बैच में आपको क्या मिलेगा? डेली कंटेंट मिलेगा, जिसमें आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस सॉल्व प्रॉब्लम्स मिलेंगी, जिसमें आपको अनसॉल्व प्रॉब्लम्स करने को मिलेंगी एज अ वर्कशीट, डीपीपीज मिलेंगी आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको फ्री मेंटरिंग मिलेगी। यानी कि अगर आपको पूरी जर्नी में, 2 साल की जर्नी में कभी भी कोई दिक्कत आती है कि भैया ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इस चैप्टर में ये दिक्कत हो रही है, तो आई विल टेक केयर ऑफ दैट प्रॉब्लम ऑल्सो। ये नहीं कि सिर्फ मैंने पढ़ाया 1-1.5 घंटे के बाद आप चले गए और मैं अलग हो गया। नहीं, हम 24 घंटे जुड़े रहेंगे व्हाट्सएप और कॉलिंग के थ्रू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, बैच मंडे यानी कि कल से लॉन्च हो रहा है। आपके पास मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते का टाइम होगा, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद चाहे बैच में 5 लोग हों चाहे 2 लोग हों, मैं एडमिशन रोक दूंगा 1 हफ्ते के बाद। क्योंकि डिले नहीं कर सकता हूं मैं इन चीजों के पीछे, क्योंकि आप मालूम चला आप 1 महीने के बाद बैच में आ रहे हो और आपका सिलेबस ही छूट जाए। तो मेक श्योर टू ज्वाइन इट बाय टुमारो और विद इन दिस वीक टेक अ डिसीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक क्या होती है। क्वाड्रेटिक का हम बेसिक समझें तो ये ओरिजिनेट हुआ है पॉलिनोमियल से। आपने ग्रेड 9th में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, ग्रेड 10th में एक चीज पढ़ी होगी पॉलिनोमियल्स करके। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है, थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं और फिर हम यहां पर आएंगे। पॉलिनोमियल्स का जनरल टर्म हम बात करें तो पॉलिनोमियल का जनरल टर्म होता है एक नंबर और उसके से मल्टीप्लाई होता है x टू द पावर समथिंग। बहुत सिंपल लेमन टर्म में समझा रहा हूं, इसका मतलब क्या है। ये हुई आपकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। मैं फिर से समझाता हूं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल बहुत सारे टर्म्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है, जहां पर हर एक टर्म आपको इस फॉर्मेट में मिलेगी, जहां पर एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है x टू द पावर समथिंग। नाउ व्हाट इज द समथिंग? ये जो x है, ये जो n है, ये होल नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं आपको वो एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आपको समझ में आए पॉलिनोमियल क्या नहीं होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं y इज इक्वल टू 3। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। कैसे? मैं 3 को लिख सकता हूं 3 इंटू एक्स पावर 0। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट व्हेन मल्टीप्लाइड विद सम होल पावर ऑफ x। नाउ 0 इज अ होल नंबर, तो ये इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल? क्योंकि y इज इक्वल टू 3 x पर डिपेंडेंट नहीं है। x के बदलने से y की वैल्यू नहीं बदलेगी। ग्राफ की बात करें तो y शो करता है वर्टिकल हाइट, और अगर वर्टिकल हाइट कांस्टेंट है तो आप एरोप्लेन को सोच सकते हो, एरोप्लेन ऐसे चल रहा होगा। यानी कि आपके पास है y इज इक्वल टू 3 का मतलब है ये, या मैं बोलूं y इज इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। पहला कॉन्सेप्ट।
पहला बेसिक पॉलिनोमियल, फर्स्ट वैरायटी ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले तो हमने क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज द एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ द टर्म्स ऑफ द फॉर्म वेयर अ कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड विद होल पावर ऑफ एक्स। यहां पर आप लिख सकते हो n इज होल नंबर, और ये साइन क्या होता है, ये साइन एडिशन का होता है, ये बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आपकी ऐड हो रही हैं। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, टाइप्स। टाइप्स में हमने क्या देखा, पहला टाइप आपका है कि y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब ये कॉन्स्टेंट जो होता है, ये एक लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस, ये हमने पढ़ा। अब दूसरी चीज पढ़ते हैं हम लोग, यानी कि अगले वैरायटी का पॉलिनोमियल। डोंट वरी, अगले 2-3 मिनट में हम लोग क्वाड्रेटिक पर भी आने वाले हैं। अब अगला आपका होता है ax प्लस बी। एग्जाम्पल के तौर पर 2x प्लस 3 माइनस 3/2 x प्लस 7। आप चेक करो, यहां पर हर एक टर्म क्या फॉलो कर रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होल पावर ऑफ x। x पर पावर क्या है, 1, 1 इज अ होल नंबर, प्लस अब ये वाली टर्म क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई x पावर 0। अब ये x पावर 0 दोस्तों होता है 1। तो हर एक टर्म आपकी क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होल पावर ऑफ x, यानी कि x के ऊपर एक होल नंबर होगा। तो इस तरह की टर्म का जब आप एडिशन करोगे, ये सब्सट्रैक्शन करोगे, तो आपका पॉलिनोमियल बनता है। लेकिन ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस तरह की पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और इसको हम पढ़ेंगे एक सेपरेट चैप्टर के अंदर, लीनियर स्ट्रेट लाइन चैप्टर। अब स्ट्रेट लाइन कैसी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। लाइन कैसे भी हो सकती है, कहीं से भी गुजर सकती है लाइन। अब यहां पर आपने देखा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल को कांस्टेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि x की पावर 0 होती है। लीनियर को लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर होती है 1। वैसे ही क्वाड्रेटिक को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि पावर ऑन x इज 2। सो गाइस, जब भी आपके पास मैक्सिमम पावर ऑन x इज 2, यानी कि अगर x के पास मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब इक्वेशन कहां से आ गया, अगर यहां पर मैं देखो, सिंपल सी बात, इक्वेशन तब हम बोलते हैं जब इक्वालिटी आ जाता है। तो ax² प्लस bx प्लस c इज योर बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये बात आपको समझ में आई, और यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को पॉज करके अपना डाउट भी लिख सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कोएफिशिएंट, यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है। x² का कोएफिशिएंट होता है a। इन सिंपल टर्म समझाऊं तो अगर x से x पावर 1, x पावर 2, x पावर 0, x पावर 3, इन x की पावर से जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, उस नंबर को हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ax² में a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। प्लस अब देखो, हर एक टर्म पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई x पावर होल नंबर प्लस b इंटू एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। आई होप ये बात आपको समझ में आई। अब अगर आप ग्रेड 10th में हो तो फिर मैटर करता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अगर आप ग्रेड 11th में हो तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। बट मैं आप सभी को बोलता हूं कि दोस्तों, अगर आप जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो तो यू कैन स्किप दिस, लेकिन यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर पोर्शन, लेकिन मैंने मेंशन किया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। मैं इस चीज को हटा रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमारे लिए रूट्स निकालने के लिए, रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं समझाऊंगा। हमारे लिए दो मेथड बहुत काम के हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये मेथड बहुत बार काम आता है आपके। और दूसरा मेथड है आपका, जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, हिंदू मेथड, बहुत सारे नाम है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो। अब बात करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करना होता है, देखो हम समझते हैं। यहां हमें इसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, ठीक है। यहां पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब हुआ कि मुझे ax² प्लस bx प्लस c को मुझे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब समझते हैं कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप हमने लिया
कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब कॉमन लेना भी थोड़ा सा आप में से कई लोगों को मुश्किल लगता है कि भैया कॉमन लिया तो कैसे लिया, यही तो समझना है। मैं आपको नोट्स भी शेयर कर सकता हूं, आप मुझे बताइएगा इफ यू रियली लाइक दीज नोट्स। बहुत क्रिस्प फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है सारी चीजें। तो यहां पर मैंने क्या करना है, अगर मैं जब भी बोलता हूं कि आपको कुछ भी कॉमन लेना है तो जो पार्ट कॉमन लेना है उसको आप बाहर लिख दो और अंदर सारी टर्म्स को ए से डिवाइड कर दो। जैसे कि मैंने ए कॉमन लेना है, अगर मुझे ए कॉमन लेना है तो अंदर सारी टर्म्स को ए से डिवाइड कर दो। मतलब ए एक्स स्क्वायर बाई ए बनेगा एक्स स्क्वायर, बी एक्स बाई ए बनेगा बी एक्स बाई ए, यहां तो कोई चेंज नहीं हुआ, प्लस सी बाई ए। देखो ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है वही यहां पर बात की। फिर से समझाता हूं, अगर मुझे इस इक्वेशन से ए कॉमन लेना है तो ए को बाहर लिखूंगा और अंदर इस इक्वेशन को, सॉरी इस एक्सप्रेशन को ए से डिवाइड करके लिख दूंगा। तो ए एक्स स्क्वायर बाई ए इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए इज बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए, ये हुआ। इसके बाद दूसरा स्टेप भी मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, इस मिडिल टर्म को, यानी कि एक टर्म जो एक्स का टर्म है, इस टर्म में मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना। देखो यहां पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 2। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। इससे होगा क्या, देखो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। मैं ये बनाना चाहता हूं, यहां ये पी स्क्वायर बन चुका है, अगर मैं इसको पी स्क्वायर बोलूं तो पी स्क्वायर बन चुका है। अब मैंने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे 2pq बनाना है, ये मेरा 2 तो बन गया। अब ये यहां इसको थोड़ा समझना डिटेल में, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर है क्या था, मैं आपको फिर से लिखता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। मैंने यहां पर ए कॉमन लिया, तो ए कॉमन लेने के लिए मैंने क्या किया, ए को बाहर लिखा और अंदर पूरी एक्सप्रेशन को ए से डिवाइड करके लिख दिया। ए एक्स स्क्वायर बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए इज बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। थोड़ा ध्यान से समझना इस पार्ट को। अब इसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर है दोस्तों, ये जो एक्स स्क्वायर है ये पी स्क्वायर को डिनोट करता है और ये वाला जो पार्ट है वो 2pq डिनोट करता है और ये वाला पार्ट कुछ भी डिनोट नहीं करता है। हमें क्यू स्क्वायर हमेशा जनरेट करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। ये मैंने लिखा है इसको स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस, और मैंने क्या बोला यहां पर कि इस टर्म में जहां पर हमें एक्स का कोएफिशिएंट है वहां हमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब थोड़ा कंपेयर करते हैं, कंपेयर करोगे तो मालूम चलेगा ये हुआ पी स्क्वायर प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर को अगर मैं पी स्क्वायर बोल रहा हूं तो ध्यान से थोड़ा सोचिएगा, एक्स स्क्वायर को अगर मैंने पी स्क्वायर बोला दोस्तों तो एक्स क्या हो गया, पी। तो यहां पर अगर हम बात करूं तो ये पी हो गया, तो क्यू क्या होगा, क्यू होगा आपका बी बाई 2a। थोड़ा सोचिए इसके ऊपर, अगर एक्स मेरा पी हुआ, जो मैंने यहां से सोचा, इस वाले पार्ट से मैंने सोचा कि अगर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर है तो एक्स मेरा पी हो जाएगा, और अगला पार्ट मेरा 2pq है तो 2 मैंने जनरेट कर दिया था ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके, और x मेरा p है। समझ में आया। तो b बाई 2a क्या है, b बाई 2a मेरा q हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आई। देखो कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको वहां क्लैरिटी दे दूंगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे और वीडियो बनाकर। तो 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स, ये हो गया मेरा काम। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, क्यू स्क्वायर आपको दिया नहीं होगा, आपको जनरेट करना पड़ेगा। और क्यों, मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि क्यू डिपेंड करता है ये आपका क्या क्यू बना है। तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी बाई 2a होल स्क्वायर। ये मैंने ऐड किया तो मुझे सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और सी बाई ए मेरा एज इट इज आ गया। अब ध्यान से समझना इस पार्ट को, ये मेरा है पी स्क्वायर, ये 2, ये p, ये q, और q स्क्वायर मैंने ऐड किया। तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा आपका, p प्लस क्यू होल स्क्वायर, मतलब कि a लिखा और यहां पर p क्या है, x प्लस q, p प्लस क्यू होल स्क्वायर। तो आपका बन जाएगा x प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर।
और जो बच जाएगा वो ये वाला पार्ट है। अगर इसको मैं रीअरेंज करके लिखूं तो ये बनता है c बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाय 4a²। बस ये एक सिंपल टेक्निक है जो आपको बहुत काम आने वाली है। आप चाहो तो फिर से वीडियो को रोककर यहां देख सकते हो। ये मेरा है पी स्क्वायर, ये मेरा है 2, एक्स है मेरा क्यू, सॉरी एक्स है मेरा पी। अगर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर तो एक्स है मेरा पी और ये है मेरा क्यू। ये मेरा है क्यू स्क्वायर, ऐड किया तो सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और सी बाई ए एज इट इज लिखा। तो आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है क्या बन गया, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस वी बाई 2 होल स्क्वायर। और यहां मैंने क्या किया, माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a²। अब यहां मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये जो हमने निकाला ये वाला पोर्शन, ये बहुत काम का पोर्शन है और इससे हम रूट्स भी निकालेंगे, मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी निकालेंगे और नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बात करेंगे। समझते हैं कैसे, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना अपने आप। नाउ अब हम आते हैं अगले वीडियो के अगले पार्ट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने की है क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही बेस है इस पूरे चैप्टर का, आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं यहीं से बहुत सारी चीज ओरिजिनेट होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि रूट्स क्या होंगे, पर उससे पहले समझते हैं रूट्स का मतलब क्या है। यहां मैंने दो टर्म लिखी है जीरोज। अगर x की किसी वैल्यू के लिए ये चीज जीरो हो जाए तो वो हो कहलाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और रूट का मतलब क्या है, अगर ये एक्सप्रेशन किसी चीज के बराबर है, मान लेते हैं कोई एक और कुछ तो है, अगर किसी x की वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए तो उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन रूट का मतलब क्या है, x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि दोनों तरफ बराबर चीजें क्रिएट कर दे, तो वो कहलाएगा रूट। दोनों अलग अलग बात कैसे है मैं समझाता हूं। देखो जब हम जीरोस की बात करते हैं तो जीरोस बोलता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स की जिस भी वैल्यू के लिए जीरो हो जाए वो जीरोस है। लेकिन रूट क्या बोलता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब ये किसी के भी बराबर है, मान के चलो ये बराबर है ई एक्स प्लस एफ, तो इसका रूट क्या होगा, वो वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए दोनों बराबर हो जाए। लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि रूट और जीरोस का मतलब सेम बताया गया बहुत सारी किताबों के अंदर, वो इसीलिए क्योंकि हमने इक्वेशन को ये लिया हुआ, इवन हमने भी स्टार्टिंग ऐसे ही की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इस इक्वेशन का जीरो और रूट बराबर है, क्योंकि जीरो बोलता है ये कब जीरो होगा और रूट बोलता है ये दोनों बराबर कब होंगे, तो बात तो सेम हुई। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। जीरो बोलता है कि ये पॉलिनोमियल, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जीरो कब होगा, और रूट बोलता है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कब होगा। आई होप बात समझ में आई हो, नहीं आए हैं तो प्लीज बताइएगा। अब यहां तक हमने देखा कि अब अगर हम बात करें, लेकिन हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे सिलेबस के हिसाब से हम जीरोस और रूट्स को एक ही मान के बात करेंगे। यानी कि अगर मैं इसको जीरो के बराबर मानता हूं, यानी कि मुझे पता लगाना है कि ये जीरो कब होगा। बेसिकली हम पूरे चैप्टर में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, ये जीरो कब होगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको कन्वर्ट किया है, देखो यहां पर इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये जीरो कब होगा, ये एक सवाल है, ये जीरो कब होगा। अब दोस्तों मैंने ऊपर एक बात लिखी थी, शायद आप लोगों ने पढ़ी नहीं वो चीज, कि ए जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देखो होने को हो सकता है लेकिन नहीं करेंगे जीरो। वापस लेके चलता हूं, अगर ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी। तो अगर मैं इसको बोल रहा हूं ये क्वाड्रेटिक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक है, तो फिर ए जीरो नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ए जीरो हो सकता है, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व कर रहा हूं तो ए जीरो नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो फिर मैं इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोल पाऊंगा, ये लीनियर या कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो यहां पर अगर ये जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है, इसका मतलब ये जीरो है। इसलिए मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड किया, तो ये कट गया और जीरो बाई ए जीरो बन गया, ये आपने पास, इसका मतलब है ये जीरो है।
अब ये पूरे बॉक्स को मैं उठाकर इधर लाया, यहां पर ये मिला, और अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। ध्यान रखना दोस्तों, सिंपल सी बात, ये आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो कि देखो, जब भी अगर मैं √4 लेता हूं तो आंसर आता है 2, लेकिन मैं √(x²) लेता हूं तो आंसर आएगा +-x। हालांकि इसका करेक्ट वे ऑफ राइटिंग होना चाहिए, +-x इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। ये होता है x अगर x 0 से बड़ा है, या फिर होगा -x इफ -x लेस देन, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको फिर से लिखता हूं। √(x²) होता है x अगर x 0 से बड़ा है या बराबर है, होगा -x अगर x 0 से छोटा है। ठीक है, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो आपको ध्यान में रखनी है वो वाली बात कि जब भी हम वेरिएबल का रूट लेते हैं तो प्लस माइनस चीज जनरेट होती है। यहां पर ये प्लस माइनस जनरेट हो गया, b/2a इधर आया तो ये क्या बनेगा, b/2a के इधर आने से क्या होता है देखते हैं। चलो एक सेकेंड, लेट मी रब दिस। b/2a इधर आने से क्या होगा, ये बनेगा -b/2a प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को आप प्लस माइनस कर सकते हो, यानी कि यहां पर हमने लिख दिया -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, और इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला या हिंदू मेथड टू कैलकुलेट द रूट्स और जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहां पर मैं दोनों रूट्स की बात करता हूं। आपके सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो रूट्स देते हैं, एक होगा ये -b प्लस √b² - 4ac, दूसरा रूट होगा -b माइनस √b² - 4ac। मतलब ये जो प्लस माइनस लिखा है ये आपको दो रूट्स बना कर देता है। अब यहां एक और चीज आपको ध्यान से समझनी, b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, कैपिटल D। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये क्यों बोलते हैं समझेंगे। अब थोड़ा सोच के देखो, अगर b² - 4ac अगर 0 हो जाए तो आपका ये रूट क्या बनेगा, -b/2a, और ये रूट क्या बनेगा, -b/2a। अगर b² - 4ac 0 हो जाए तो दोनों रूट सेम हो जाएंगे, यानी कि दोनों रूट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, दोनों एक जैसे हो गए। इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि यही वैल्यू डिसाइड करती है कि रूट्स डिस्क्रिमिनेट होंगे या नहीं होंगे, रूट्स अलग अलग होंगे या नहीं होंगे। ये बहुत कुछ डिसाइड करता है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर अभी के लिए अब यहां हमने क्या किया, इन दोनों रूट्स को ऐड करके देखा। अगर मैं इन दोनों रूट्स को ऐड करूंगा, यानी कि -b प्लस ऑफ √b² - 4ac प्लस -b माइनस √b² - 4ac/2, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर तो हो जाएगा कॉमन और ये हो जाएगा कैंसिल। आपका आएगा -b - b/2a -2b/2a, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बनता है -b/a। देखो, मैं इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मेरा टास्क है पूरे कॉन्सेप्ट को समझाना। उसके बाद आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो, आप अरिहंत पब्लिकेशन रेफर कर सकते हो, आप सिंगेज पब्लिकेशन रेफर कर सकते हो, आप अरिहंत पब्लिकेशन रेफर कर सकते हो, आप दिशा पब्लिकेशन, बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है, और आपका काम है मैथ्स के अंदर बहुत सारे सवाल लगाना, कॉन्सेप्ट एक जगह से पढ़ना, सवाल बहुत सारे लगाना, इस बात को ध्यान में रखो। तो जैसे ही वीडियो एंड हो आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ना, पहले एनसीईआरटी लगा लेना, वो लग जाए आपसे, 10th की लगा लो, 11th की क्वाड्रेटिक लगा लो। वैसे 11th में क्वाड्रेटिक कम है, लेकिन आप 10th की क्वाड्रेटिक लगाओ। फिर इसके बाद आप ये जो मैंने आपको बुक्स बताई, रेफरेंस बुक, यहां से आप लगा सकते हो। और मेरे पास भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, यू कैन आस्क मी फॉर इट। ठीक है, आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑलराइट, अब यहां पर मुझे निकालना है प्रोडक्ट, तो ये बहुत कमाल की चीज निकाली हमने, ये हुआ सम ऑफ द रूट्स। अब मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये कुछ वैसा बन गया। मैं आपसे पूछूं कि बताइए p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू क्या होता है, तो क्या होगा आंसर, p² - q²। राइट, सेम चीज यहां पर हमने की है, देखो ध्यान से, ये p है प्लस q और ये है p माइनस q।
अगर आप ऊपर नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या बन जाएगा, 2a इंटू टू ए इज 4a स्क्वायर, राइट, 2 इंटू टू ए इज 4a स्क्वायर। लेकिन ऊपर क्या बन गया, माइनस बी इज पी, तो पी स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ माइनस बी माइनस क्यू स्क्वायर। व्हाट इज क्यू स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो आपके पास क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ऑफ माइनस 4ac इज 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हुआ और आपके पास आया कॉन्सेप्ट c बाय a, और इसी को हमने बोला प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्योंकि हमने दोनों रूट्स को प्रोडक्ट करके देखा है। ठीक है, आपका ये बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ द रूट्स। अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, तो हम बहुत काम की चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये आया कहां से दरअसल, देखो ध्यान से, देखिए आपकी इस इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों, मैं आपको समझाता हूं क्यों, क्योंकि हमने इसको जीरो के बराबर किया, और आप देखो ये जीरो कब होगा, x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, इसी को तो रूट बोला है। तो ये आपने बचपन में पढ़ी होगी फैक्टर थ्योरम, वहां से हमने इसको कैप्चर किया। ग्रेड 10 आपका ग्रेड 10 में पॉलिनोमियल चैप्टर में फैक्टर थ्योरम आपकी आती है। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि मुझे अगर किसी भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिखना है तो ए मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिखूं तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए एक्स, सॉरी यहां पर एक्स लिख देना, प्लस सी बाई ए इज द अल्फा। इसको आप सॉल्व करो, आपको एग्जैक्टली ये मिलने वाला है। बहुत कमाल की चीज हमने निकाली है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके जेडबलई में इससे भी सॉल्व होते हैं। अब हमने बोला कि हमने बोला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी ये नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका डी है। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा होता है तो इसका मतलब रूट के अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है, और हमारे पास रियल और अलग अलग रूट्स आएंगे। और हमने ये डिस्कस कर लिया है कि अगर ये जीरो हो गया तो आपके दोनों रूट्स में, यहां देखो अगर ये वाला पार्ट जीरो हो गया तो माइनस बी प्लस जीरो माइनस जीरो क्या होता है, माइनस बी। दोनों रूट एक जैसे बन जाएंगे लेकिन अभी भी रियल है। लेकिन मैथ्स के अंदर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन अलाउ नहीं है। लेकिन अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो हम बोलते हैं कि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्या हम बोलते हैं कि हमारी एक्स की वैल्यू इमेजिनरी है। और यहीं से शुरू होता है आपका चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ग्रेड 11, जिसका अगला वीडियो मैं निकालूंगा, अभी नहीं अगले संडे को रिलीज करूंगा। हर संडे को मैथ्स का एक चैप्टर हम कवर करेंगे, और संडे को अगर मैं रिलीज करता हूं तो आपकी ड्यूटी है, आपका काम है कि मंडे टू सैटरडे जम के मेहनत करो। 27 हफ्तों में आपका मैथ्स खत्म हो जाएगा, पूरा 11th और 12th मिलाकर। 27 हफ्तों का मतलब है 6 महीने में। तो हमारा टारगेट है कि अगले 6 महीने में आपका पूरा मैथ्स हम खत्म करें। 6 महीने टारगेट रखो, तो 6 हफ्तों में, सॉरी 6 महीने में, 6 महीने में लगभग इतना हो गया, 26 हफ्तों की मैंने बात की, 26 चैप्टर है इसीलिए। अब ग्राफिकली हम बात करें कि ग्राफिकली कैसा दिखता होगा। देखो रूट का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और इसको हमने क्या बोला था, वाई। अगर आपको याद हो वीडियो के स्टार्टिंग में इसको हमने y माना था, जैसे y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, याद हो अगर y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, याद आया सबसे स्टार्टिंग में, वहीं पर हमने इसको y माना था। हम एक्सप्रेशंस को y मानते हैं, तो जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है वर्टिकल हाइट डिसाइड करती है ग्राफ की। अगर हम बोल रहे हैं कि y इक्वल टू जीरो कब होगा, अगर रियल रूट्स होंगे तो 2 बार कट करेगा, अगर रियल और सेम रूट्स होंगे तो एक ही बार टच करेगा, और अगर d लेस देन जीरो होगा तो एक भी बार एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, आई होप बात आपको समझ में आई। ठीक है, ऐसा नहीं कि, अब एक और चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों की तीनों ग्राफ a मोर देन जीरो के लिए हैं। ये तीनों की तीनों ग्राफ a मोर देन जीरो के लिए हैं, यानी कि अगर आपका a लेस देन जीरो हुआ तो आपका ग्राफ उल्टा हो जाएगा। इस बात को हम समझेंगे थोड़ी देर के बाद कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल के लिए इस चीज को समझने के लिए मुझे समझना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि ग्राफ उल्टा सीधा क्यों हो रहा है।
ठीक है, देखिए ध्यान से। आई होप अभी तक जो मैंने आपको समझाया है वो समझ में आया। अब आपके दो कॉन्सेप्ट बचते हैं, एक कॉन्सेप्ट बचता है मैक्सिमम मिनिमम, और एक कॉन्सेप्ट आपका बचता है लोकेशन ऑफ द रूट्स। यही सब कॉन्सेप्ट आपको दिमाग अच्छे से ध्यान, बार बार इस वीडियो को देखो दोस्त, बार बार इस वीडियो को देखो। आई गेस ये वीडियो 1 सवा 1 घंटे का बने जब तक एंड होगा, और इस वीडियो को अगर आप 1 2 बार 2 3 बार देख लोगे तो सारे कॉन्सेप्ट के क्लियर, कहीं नहीं जाने की जरूरत है मेरे भाई मेरे दोस्त, कहीं नहीं जाना है आपको। बस आपको दिमाग में रखो कि किसी भी चैप्टर को खत्म करने के लिए लगभग लगभग, अगर चैप्टर समझ में आ गया है तो उसको रिवीजन में 30 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए। आप पहली बार समझ रहे हो तो हम 1 सवा 1 1.5 घंटा ले सकते हैं। आप इसको दोबारा जब करोगे तो आपको आधे घंटे से ऊपर नहीं लेना है, फिर दोबारा करोगे तो 15 मिनट, और लास्ट में ही चैप्टर आपका 5 मिनट में यहां क्रिस्प जमा हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिखाया तो मैंने यहां पर एक कमेंट किया था कि इससे हम रूट्स निकालेंगे, जो हमने निकाल लिया। अब इससे हम निकालेंगे मैक्सिमम मिनिमम, और नेचर ऑफ द रूट्स हमने देख लिया कि रूट्स रियल डिस्टिंक्ट हैं, रियल सेम है, या इमेजिनरी रूट्स हैं। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द रूट्स इसी से, ठीक है। अब यहां से समझते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि एक्स स्क्वायर की बात करते हैं पहले। एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स इंटू एक्स, ठीक। अब एक्स या तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बन जाएगा पॉजिटिव, या एक्स नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, या एक्स जीरो होगा तो जीरो इंटू जीरो बन जाएगा जीरो। यहां से जो मैं बात प्रूव करना चाहता हूं, किसी भी चीज का स्क्वायर जीरो से बड़ा या जीरो से बराबर होता है। यानी कि किसी भी स्क्वायर फंक्शन की, सिर्फ एक्स स्क्वायर की बात नहीं है, एक्स प्लस बी बाई 2a, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ध्यान रखो इस बात को, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। मिनिमम क्या है? जीरो, स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू। यानी कि ये जीरो कब होगा दोस्तों? ये जीरो कब होगा इसको आप समझिए। तो कांस्टेंट वाला पार्ट है, एबीसी आर कांस्टेंट, जो वेरिएबल वो केवल एक्स है, तो ये तो कांस्टेंट है। यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल में जो बदल रहा है वो ये है, और इसका मैक्सिमम मिनिमम मुझे पता है जीरो से लेकर इंफिनिटी है, ठीक है। मैं बात करता हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी बाई 2a स्क्वायर इज जीरो, विच इज एट, अब करके देखो, एक्स प्लस बी बाई 2a, जीरो कब बनेगा? चेक करके देखो, ये आएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a। यहां पर ये जीरो होता है, बहुत काम का पॉइंट है, ठीक। अब यहां इसके आगे हम समझते हैं, अगर ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो हमारे पास क्या आया? माइनस, इसको हमने डी बोला था, माइनस डी बाय 4a स्क्वायर, ठीक। अब देखते हैं, दिया हो गया माइनस डी बाय 4a। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालते हैं। अब ये मेरा आया, अब मुझे नहीं पता ये मैक्सिमम मिनिमम क्या है, थोड़ा समझते हैं। अगर a पॉजिटिव है और d पॉजिटिव, यानी हम कंडीशन बनाते हैं, अगर a पॉजिटिव और d पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव हुआ तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। यस और नो? ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। आई बात समझ में? और डी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि दो रूट्स होने चाहिए, यानी कि अगर ग्राफ को मैं ऐसे खोलूंगा तो दो रूट्स आ ही नहीं पाएंगे, यानी कि ग्राफ को मुझे ऊपर की तरफ खोलना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि a मोर देन जीरो और d मोर देन जीरो का ग्राफ ऐसे बनेगा। फिर से समझाता हूं मेरे दोस्त, अगर मैंने माना अगर a मोर देन जीरो है और d मोर देन जीरो है, तो a मोर देन जीरो, d मोर देन जीरो, पॉजिटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव का मतलब है आपकी वैल्यू कहां आई? ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और वैल्यू आ गई नीचे। अब मैंने बोला डी मोर देन जीरो का मतलब हमने क्या बोला? दो अलग अलग रूट है, मतलब एक वैल्यू यहां पर, एक वैल्यू यहां पर। अब कनेक्ट कैसे करोगे? कनेक्ट करने के लिए आप ऐसे ही ग्राफ बनाओगे ना, और कैसा बनाओगे? हाँ, ये डाउट हो सकता है कि भैया ये क्यों नहीं बनाया, ये अलग चीज है, इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये समझना है कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऊपर की तरफ मुंह खुलता हुआ, और यही तो हम आपको समझाना चाह रहे थे कि अगर ए मोर देन जीरो होता है तो ये सिचुएशन बनती है। एक और चीज समझते चलो। तो इससे क्या समझ में आया कि a मोर देन जीरो के लिए माइनस डी बाई 4a इज द मिनिमम वैल्यू। यही मैं आपको समझा रहा था, कब आती है? एट माइनस बी बाई 2a। एक और चीज समझते हैं चलो, अगर a लेस देन जीरो है और d मोर देन जीरो है,
तो आपकी y की वैल्यू क्या आ रही थी, -d/4 है, ये तो सेम रहेगी। अब a पॉजिटिव नेगेटिव है और d पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा मेरे भाई, पॉजिटिव बाय नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ आप बनाओगे तो ये एक्स एक्सिस का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है और आपका वैल्यू क्या आया, ऊपर आया -d/4 है और d पॉजिटिव है, तो मतलब दो वैल्यूज यहां पर होंगी। तो आप इसको कनेक्ट कैसे करोगे, ऐसे ही कनेक्ट करोगे ना। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि a लेस देन 0 और d मोर देन 0 पर आपका ग्राफ ये बनेगा। अब आप चाहो तो ये सिचुएशन भी ले सकते हो कि a मोर देन 0 और d लेस देन 0 की सिचुएशन समझते हैं, ठीक है, या d इक्वल टू 0 भी आप कर सकते हो। अब a मोर देन 0, d लेस देन 0। अब a मोर देन 0 होगा तो -d/4a, यही है y। x इक्वल टू -b/2a पर a पॉजिटिव, d हमने नेगेटिव बोला, अगर ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि y हुआ पॉजिटिव और कोई रूट नहीं होना चाहिए, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा तो आपको रूट्स मिल जाएंगे। इसके मतलब ग्राफ नीचे की तरफ नहीं खुलेगा, कोई खुला तो रूट्स मिल जाएंगे, तो ऊपर की तरफ खुलेगा। अगेन a मोर देन 0 पर ग्राफ ऊपर की तरफ खुला और यहां से फिर से सिद्ध हुआ कि -d/4a यहां पर आपकी मिनिमम वैल्यू होगी और इस वाले केस में अगर a लेस देन 0 होता है तो -d/4a आपका मैक्सिमम वैल्यू, और यही मैंने आपको मेंशन किया है। ये ग्राफ थोड़ा देखिए, इसको भूल जाओ, ये लाइन आप भूल जाइए। मेन फंडा यहां पर ये है कि अगर a मोर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू आपकी होती है -d/4a और अगर a लेस देन 0 है तो -d/4a होती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ax² + bx + c। और कहां होती है, -b/2a दोनों ही केस में। यही बात मैंने आपको यहां पर समझाई है। आई होप समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट पर, यानी कि अब मैं केवल 10 मिनट और लूंगा आपके और आपका पूरा क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इफ नंबर के लोकेशन ऑफ द रूट। अब आपके सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एडवांस में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मिनट आप मुझे दीजिए। ओके ऑलराइट, अब यहां से हम देखते हैं अगर के बीच में लाई करता है, लिखा हुआ है ना, इफ के लाइज बिटवीन रूट्स, इफ के लाई बिटवीन रूट्स। तो अब ये बात मैं कैसे पता लगाऊं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इस बात को सिद्ध करती है कि एक नंबर के दो रूट्स के बीच में लाई करता है। इस बात को समझना है, आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तो यही है, ठीक है। एक सेकेंड, या ऑलराइट, ओके। fx इक्वल टू ax² + bx + c। अब समझते हैं कि क्या क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है। मान के चलते हैं कि पहले a मोर देन 0 का मैंने ग्राफ बनाया, तो a मोर देन 0 ग्राफ ऐसे बनेगा, ऊपर की तरफ खुलता हो, लेकिन हां सवाल उठ सकता है मन में कि भैया ग्राफ तो तीन तरह के बन सकते हैं, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है और ऐसे बन सकता है, ठीक। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि के दोनों रूट के बीच में है, तो ये बात तो केवल एक ही केस में सिद्ध होती है, यहां तो आप बना ही नहीं पाओगे के और यहां तो आप बना ही नहीं पाओगे के, पहली चीज तो ये है। बट फिर भी हम इसको कंसिडर कर चलते हैं। यहां हमें क्या मिला कि a मोर देन 0 है, तो f ऑफ के आपका क्या आया, लेस देन 0 आया, यानी कि a इंटू एफ ऑफ के आपका लेस देन 0 आया, ठीक। लेकिन क्या एक और देखो, तीन कंडीशन हमें सोचनी पड़ेंगी। एक हमेशा a और एफ के बारे में सोचना पड़ेगा हमेशा, और d के बारे में, और एक आपका -b/2 है। तीन कंडीशन सोचनी पड़ती है। अब d मोर देन इक्वल टू 0, क्या ये बोलना जरूरी है, क्या ये बोलना जरूरी है, नहीं, क्योंकि अगर d इक्वल टू, पहली बात तो d ग्रेटर देन 0 यही एक कंडीशन है जहां पर रूट बीच में आ सकता है। ये कंडीशन नहीं होगी, ये कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि यहां पर के कहां लगाओगे, एक ही तो पॉइंट पे टच हो रहा है। तो के अगर यहां बनाया तो दोनों रूट के बीच में नहीं आया, कि अगर यहां बनाया तो दोनों रूट के बीच में नहीं आया, तो ये कंडीशन वैलिड नहीं, और यहां तो रूट ही नहीं है,
आई बात समझ में? तो एक ही कंडीशन बनती है ए ऑफ एफ के लेस देन जीरो। हाँ, एक और कंडीशन बन सकती है कि अगर आपने ग्राफ उल्टा बनाया, के यहां पर बनाया, तो ये ए लेस देन जीरो हुआ, लेकिन एफ ऑफ एफ के आपका ए ऑफ एफ के आपका मोर देन जीरो हो गया। फिर से अगर आप देखोगे तो ए एफ के आपका क्या हो गया, लेस देन जीरो। और अगर आपको एक बात और समझाऊं, ए डॉट एफ के ये डी लेस देन जीरो में पॉसिबल ही नहीं है, या डी इक्वल टू जीरो में पॉसिबल ही नहीं है ये वाली चीज। तो चाहो तो ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया ये। अब आप मुझे बताओ, ये ए मोर देन जीरो है। अब आप मुझे बताओ के कहीं भी रखूं, मैं यहां रखूं के तो ये एफ के हो गया, यहां रखूं के तो 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 ये एफ के हो गया। और सारी कंडीशन में एफ के एक्स एक्सिस से ऊपर आया है, इन सारी कंडीशन में एफ के ऊपर आया है। कहीं भी अगर डी लेस देन जीरो होता है तो ए एफ के कभी भी लेस देन जीरो नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? इसीलिए ए इंटू एफ के ऑटोमेटिकली बोलता है कि भाई आपका डी मोर देन जीरो है, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने यहां पर केवल एक ही कंडीशन लिखी है, ए डॉट एफ के इज लेस देन जीरो। हाँ, आपको ये याद करना पड़ेगा, फोर्सफुली नहीं, समझ के बार बार समझो कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब कंडीशन नंबर वन, और मैं चलता हूं सीधे कंडीशन नंबर सिक्स पर। आप देखोगे बोथ द रूट्स आर आउटसाइड द इंटरवल ऑफ k1 k2। फिर से आप देखिए, लिखा अलग तरीके से है, लेकिन दोनों की दोनों नंबर आए तो अल्फा बीटा बीच में ही है ना। पहली कंडीशन क्या थी कि अ नंबर के लाइज बिटवीन अल्फा बीटा, और अब ये लिखा है बोथ द रूट्स आर आउटसाइड द इंटरवल ऑफ k1 k2। दोनों ही कंडीशन सेम है। तो पहली कंडीशन में भी हमारा सेम आउटकम था और इस कंडीशन में भी हमारा सेम आउटकम था, बस फर्क ये है पहले एक ही नंबर था। इसका मतलब कल को मैं बोलूं कि बोथ द रूट्स आर लाइज आउटसाइड k1 k2 k3, तो भाई मैं ऐसे लिख दूंगा बस, बात तो एक ही है। k1 k2 k3 लाइज बिटवीन अल्फा बीटा, हमेशा आपकी ये कंडीशन होगी। तो दोनों कंडीशन सेट हो गई। अब बचती हैं चार कंडीशन। इन चार में से दो कंडीशन तो आपकी एकदम मिलती जुलती है, तीन कंडीशन देखो। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर थ्री की, बाद में आएंगे कंडीशन नंबर टू पर। यहां पर बोला है बोथ द रूट्स आर मोर देन के, बोथ द रूट्स आर मोर देन के। तो दो सिचुएशन हम बना के देखते हैं। ये के है आपका और ये दोनों रूट है, तो क्या लिखा हुआ है, बोथ द रूट्स मोर देन के, यानी कि के यहां पर होगा। और अगर ए मोर देन जीरो हुआ तो एफ ऑफ के पॉजिटिव हुआ, अगर के ए लेस देन जीरो हुआ तो एफ ऑफ के लेस देन जीरो हुआ। अब इस पर्टिकुलर चीज को दोनों में सेम करना हो तो अगेन आपको फिर से ए एफ के मोर देन जीरो करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है पिछली बार की तरह, क्या डी मोर देन जीरो को रखना जरूरी है कंडीशन में? तो चलिए देखते हैं। अगर डी लेस देन जीरो होता है तो अभी ए मोर देन जीरो है और एफ ऑफ के अभी भी मोर देन जीरो है। समझ में आया? ए एफ के मोर देन जीरो इस सिचुएशन में कतई नहीं बताता है, यानी कि मैं आपको सिंपल सी बात समझाऊं, अगर ए एफ के मोर देन जीरो आता है तो आपको डी के बारे में बात करनी पड़ेगी, और ए एफ के अगर आपका लेस देन जीरो आता है तो डी ऑटोमेटिकली आपका मोर देन जीरो हो जाएगा, बात करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहां पर हमने लिखा कि डी मोर देन इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, मिनिमम वैल्यू व्हेन ए मोर देन जीरो इज माइनस डी बाई फोर ए एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, यानी ये वाला जो पॉइंट है माइनस बी बाई टू ए, ये के से ज्यादा है। और अगर आप उल्टा करोगे इसको तो ये वाला पॉइंट मैक्सिमम है पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, और कहां पर है, माइनस बी बाई टू ए। अच्छा, अब ये मत सोचना कि भैया आपने ये वाई एक्सिस के इधर ही क्यों लिया, मेरे भाई यहां पर भी हो सकती है वाई एक्सिस, यहां पर भी हो सकती है वाई एक्सिस, ये सिर्फ एक बस रखा है एग्जाम्पल देने के लिए, है ना। वाई एक्सिस कहीं भी हो सकती है, मेन मुद्दे को समझते हैं। अब माइनस बी बाई टू यहां पर भी के से ज्यादा है, तो ये कंडीशन बन गई। अब अगर के को उठाकर मैं यहां रख दूं तो क्या होगा, फिर से देखते हैं। अगर ए लेस देन जीरो है तो एफ ऑफ के लेस देन जीरो, यानी ए एफ के मोर देन जीरो आया। यहां पर देखें ए मोर देन जीरो वाले केस में ए मोर देन जीरो है तो ये के है। क्यों यहां पर के है, क्योंकि बोथ द रूट्स आर लेस देन के यहां पर रखेंगे ना, अल्फा बीटा के बाद रूट्स पर यहां रखा के, तो ए एफ के क्या हो गया, मोर देन जीरो। तो अगेन ए एफ के मोर देन जीरो हो गया। और अभी अभी क्या बोला, जब भी ए इंटू एफ के मोर देन जीरो आए
तो डी मोर देन इक्वल टू जीरो आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, और ए इंटू एफ की अगर आपका लेस देन जीरो आए तो आपको डी के बारे में कुछ नहीं बोलना, ऑटोमेटिकली डी मोर देन जीरो हो जाएगा। समझ में आया? और अब माइनस बी बाई टू आप देखोगे यहां पर माइनस बी बाई टू ए के से कम हो गया, ये माइनस बी बाई टू ए है जो के से कम हो गया, ये माइनस बी बाई टू ए है जो के से कम हो, ध्यान रखना माइनस बी बाई टू ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बात करता है ग्राफ की, और माइनस डी बाई फोर ए वर्टिकल पोजीशन की बात करता है, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है। समझ में आया? तो यहां पर तीन कंडीशन हो गई, माइनस बी बाई टू ए लेस देन के, ए एफ के मोर देन जीरो और डी मोर देन। अब पांचवी कंडीशन इन दोनों की मिक्स है बस। और आप देखोगे फिर से हमने क्या किया, ए एफ के मोर देन जीरो, ए एफ के टू मोर देन जीरो, जब दोनों मोर देन जीरो है तो डी मोर देन जीरो लिखना पड़ेगा, और माइनस बी बाई टू ए ये कहीं भी ले लो, ऐसा नहीं कि देखो ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, बात है कि माइनस बी बाई टू ए ये K1 और ये K2 दोनों के बीच में आया है, इसलिए माइनस बी बाई टू ए K1 से ज्यादा और K2 से कम हो गया। टेक योर टाइम, आराम से इसको पॉज करके देखो, और जो बात नहीं समझ में आए प्लीज आप मुझे बताइए। और अब आखिरी कंडीशन, आखिरी पॉइंट है यहां पर कि व्हेन एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज बिटवीन K1 एंड K2, एग्जैक्टली एक रूट में से बात करूंगा, यहां पर ये K1 है ये K2 है, अब एग्जैक्टली एक रूट बीच में लाई करता है, तो एफ के वन पॉजिटिव। अब आप थोड़ा समझते हैं ग्राफ को, अगर एफ के वन मेरा पॉजिटिव आ गया और एफ के टू मेरा नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है मेरे क्वाड्रेटिक का तो रूट है ना, तो मुझे ये बात लिखने की, अगर एफ के वन एफ के टू अलग अलग साइन दे रहे हैं, पॉइंट ये है अगर एफ के वन एफ के टू अलग अलग साइन दे रहे हैं तो इसका मतलब मेरे रूट है, तो मुझे ये बात लिखने की जरूरत नहीं है कि डी मोर देन इक्वल टू जीरो है या नहीं है। ऑटोमेटिकली अगर मैंने लिख दिया एफ के वन इंटू एफ के टू लेस देन जीरो, ये बात अपने आप सिद्ध हो जाती है कि एक रूट मेरा ये K1 ये K2, ये बात अपने आप सिद्ध हो जाती है कि एक रूट मेरा इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव गया है तो डेफिनेटली किसी ना किसी वैल्यू के लिए बीच में वो जीरो हो जाता है। बस यही एक सिंपल सी चीज है। तो ये हुआ आपका सारे कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए, शॉर्ट नोट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बैच में एनरोल करना है जिसका लास्ट, देखो बैच तो कल से शुरू हो जाएगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लो आज ही, या हो सके तो कल से पहले कांटेक्ट करो। मैक्सिमम डेट आपकी जो रहेगी इस हफ्ते में मैं एनरोलमेंट लूंगा, चाहे एक बच्चा है। अभी तक मैं बताऊं आपको तो 2 एनरोलमेंट हो चुके हैं। ऑफलाइन बैचेस मेरे चलते हैं, लेकिन ऑफलाइन बैचेस में आई एम हैविंग, अगर मैं आपको स्ट्रेंथ बताऊं तो आई एम हैविंग 35 स्ट्रेंथ इन द ऑफलाइन बैचेस जो मेरे चलते हैं, 5 बैचेस इन ऑफलाइन। लेकिन ऑनलाइन मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूं ऑन योर रिक्वेस्ट, और अगर आप चाहते हो एक छोटी सी स्ट्रेंथ में केवल 5 बच्चे मैं एनरोल करने वाला हूं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। कल से आपका बैच शुरू हो जाएगा। जिंदाबाद। मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, और प्रैक्टिस करना मत भूलना। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस शीट चाहिए, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर इज 8078676186। जिंदाबाद। अगले मिलते हैं वीडियो के अंदर।